हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ जो फिट और फाइन होंगे। बच्चों प्रीवियस वाला जो हमारा वीडियो था उसमें आपने चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने एयर का जो मेन पॉल्यूशन है उसके बारे में जाना था। ये जो हमारा वीडियो है इसमें आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे और वाटर के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना फिर उसमें आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो नोट्स हैं, वो डिटेल में कंप्लीट करा दूंगा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा दूंगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो वो वीडियोस का जो लिंक है, जो मैंने पहले बनाया या मैं जो बाद में बनाऊंगा, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन जो आ रहा होगा ना वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को एकदम डिटेल में समझते हैं। तो क्या होता है कि यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस, ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाई इट and a part is reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warm the earth. ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ, बट नाउ इट्स थ्रेटन्स द लाइफ। देखो क्या होता है, मैं आपको इसको एकदम मस्त इमेज से समझाता हूँ कि जो सन की रे होती है ना, ये जो किरणें जो सन की हमारी दुनिया की अर्थ में आती हैं, तो क्या होता है कि जो अर्थ है वो कुछ गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ को देखो वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। चार टाइप से यहाँ पर देखो डायग्राम बनाया था, तो कुछ यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो क्या होता है ना, जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसमें से कुछ तो बाहर स्पेस में चला जाता है, लेकिन कुछ जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रुक जाता है। यहाँ पर जो लेयर बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह गैसेस का, वो इसको रोक लेती हैं, और वो जरूरी भी है रोकना। रुकने से क्या होता है कि ये जो है ना रुके हुए रेज वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके हमारे अर्थ को गर्म रखते हैं, यानी कि अर्थ को बहुत ज़्यादा ठंड होने नहीं देते। अगर ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए ना तो अर्थ में इतना ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगा कि हम यहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे, यहाँ पर लाइफ फिर पॉसिबल ही नहीं रहेगा। तो इस रे को रुकना भी थोड़ा जरूरी है। लेकिन तब क्या हो, जब ये बहुत ज़्यादा रुकने लगे, यानी कि वापस स्पेस में जा ही नहीं पाएगा, तब तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगेगा। और वही चीज़ हो रहा है, देखो यहाँ पर कि ये ज़रूरी तो है, लेकिन अब ये जो है ना हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगा है। कैसे करने लगा है, तो देखो जो CO2 गैस होता है वो इसको रोकता है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशन रुक रहा है वो CO2, मीथेन, ये सब गैसेस इसको रोकती हैं। लेकिन बट हाउ डज CO2 कंटेंट राइज इन एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि जो CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है, तो पहली जो है वही सोच रही है कि CO2 इतना ज़्यादा बढ़ क्यों जा रहा है और ये हमारे लिए नुकसान कैसे हो जा रहा है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि CO2 जरूरी भी है, प्लांट्स उसी से अपना मतलब खाना बनाती हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप थोड़ा सा रीड करो अच्छे से कि ऑन द वन हैंड CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो CO2 है वो कंटिन्यू रिलीज हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ तो CO2 निकल रहा है मेरे मुंह के, यानी हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और सांस में जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 निकलता है। ऑन दी अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, यानी जो एरिया है फॉरेस्ट वाला वो कम हो जा रहा है, प्लांट्स जो है कम होते जा रहे हैं। Plant utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air। यानी कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 को अपने अंदर ले लेते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, वैसे जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, CO2 अंदर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि प्लांट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, CO2 जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि CO2 ट्रैप हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि CO2 जो होता है हीट को रोक लेता है स्पेस में जाने से। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। इसी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस मेथड है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है ये। देखो यहाँ पर मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, है ना, ये लाइक है ना CO2 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। ये ध्यान रखना आपने, जो जो अंडरलाइन किया और फिर जो जो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है ना, इसको आप ध्यान में रखना अपने, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरी दुनिया में जो गर्मी बढ़ते चली जा रही है, तो इसमें कोई ना कोई तो ध्यान दे ही रहा होगा। तो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, पूरी जो दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मिल करके एक हमारा इसमें प्रोटोकॉल बनाए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, क्योटो नाम का एक प्रोटोकॉल है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो उनमें से एक का नाम आपको दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। इसके तहत तुम लोग बहुत काम करते हैं कि हम किस तरीके से जो गर्मी है उसको कम कर सकते हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको कम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ना बहुत ही एकदम सरप्राइजिंग चीज़ दिया हुआ है कि बूझो इज सरप्राइज टू हियर दैट एन इंक्रीज इन अर्थ temperature by even as little as 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव अ सच सीरियस इफेक्ट। यानी कि जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना ये ग्लोबल वार्मिंग में, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं है, केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। लेकिन ये भी क्या है, बहुत ही खतरनाक है। इससे हो क्या रहा है कि जो ग्लेशियर है ना, हिमालय के ग्लेशियर और भी बहुत सारे ग्लेशियर, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और ये मेल्ट होगा तो उससे क्या होगा आपको पता है, बाढ़ आ जाएगा। जो फ्लड आता है ना वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से ही आता है।
तो ये भी मतलब 0 पॉइंट मान के सोच लो कितना कम टेम्परेचर बढ़ा है तब इतना ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है ना। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल टू राइज है ना ड्रामेटिकली, यानी वही है कि मेल्ट होगा वो हमारा ग्लेशियर, तो जो सी लेवल है वो बढ़ेगा, उससे क्या होगा फ्लड वगैरह आ जाएगा बहुत ज़्यादा है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचाएगा, प्लांट्स को, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। मगर देखो हमारे पास अब बहुत कम टाइम है, जिस टाइप से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, बहुत जिस टाइप से गर्मी बढ़ रही है, बहुत जल्दी जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ये जो सेंचुरी जो हमारा भी चल रहा है ना 20 वाला 2000 वाला, तो 2000 वाला जब खत्म होगा, जब ये 3000 में पहुंचेगा, तब तक अगर इसी टाइप से बढ़ता रहा तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और सोचो 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो इतना खतरनाक हो रहा है ना। तो जब वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तब क्या होगा सोच लो, बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होगा उस टाइम के लिए। ठीक, तो आगे चलते हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उसको CNG से चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिससे क्या हो, पॉल्यूशन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा निकल रहा है ना गाड़ियों से, तो फैक्ट्री से वो कम निकलेगा, तो उससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर देखो बहुत पहले क्या था कि एक कैंपेन चला था कि जिसमें बच्चे लोग क्या करते थे स्कूल वाले कि से नो टू क्रैकर, एक मतलब स्लोगन था उनका कि जो क्रैकर्स होते हैं ना दिवाली वगैरह में जो बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ते हैं, तो उसको हम लोग मना करते थे। वैसे देखो मना नहीं करने का है, लेकिन थोड़ा कम फोड़ना है, ये नहीं कि एकदम एक्सेसिव फोड़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पटाखा फोड़ रहे हैं, उससे क्या होगा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे अभी दिल्ली में हुआ ना, एक मना किया गया था कि ज़्यादा नहीं करना है और वहाँ बहुत ज़्यादा पटाखा फोड़ा गया, तो उससे क्रैकर्स फोड़ने से वजह से अभी देखो बहुत ज़्यादा वहाँ स्मोक हो गया है और स्कूल वगैरह दोबारा बंद हो गए। यानी कोरोना में जैसे लॉकडाउन हुआ था फिर से वहाँ लॉकडाउन हो गया, और किस वजह से, केवल यही बहुत ज़्यादा वहाँ पॉल्यूशन की वजह से। तो ये कैंपेन बहुत पहले चला था। आगे चलते हैं, अब हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो नीड टू स्विच ओवर अल्टरनेटिव फ्यूल इंस्टीड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर अपने को एनर्जी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए है ना, बिजली वाली एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी, तो वहाँ पर अपने को फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करना है, कम से कम करना है। जैसे कोयला वगैरह, लकड़ी वगैरह, इसका यूज़ कम करना है। हम लोग को सोलार एनर्जी हो गया या हाइड्रो पावर जानते हो ना, बिजली से बनने वाले पावर, उसको हाइड्रो पावर बोलते हैं, या फिर विंड एनर्जी यानी कि जो हवा से बनता है एनर्जी, ये सब एनर्जीज का हमको अब यूज़ करना है जिससे पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, उसके अलावा आप वन महोत्सव के बारे में भी जानते होंगे कि जो जुलाई के, हर साल जुलाई के महीने में पहला जो वीक होता है ना, उसको वन महोत्सव के नाम से हम मनाते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। आपके भी स्कूल में कराया जाता होगा, तो ये हर साल जुलाई के टाइम पे कराया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर रीड कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कराया हूँ ना उसको आपको केवल समझना है, बाकी आपको जरूरत नहीं है इसको समझने की। मेन मैंने आपको अंडरलाइन करा दिया है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बुझो एंड पहली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वेयर बर्निंग ड्राई लीव्स, यानी कुछ लोग जो है ना पत्तों को जला रहे थे, तो दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज ऑफ इंटायर एरिया वाज फुल ऑफ स्मोक, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, इसलिए उनको कफिंग होने लगा, खांसी होने लगा। पहली थॉट इट वुड बी बेटर ऑप्शन टू पुट दैम इन ए कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग, यानी पहली सोचती है कि इसको जलाने से अच्छा है कि वो कंपोस्ट पिट यानी कि गड्ढा खोद करके उसमें डाल देते, उससे क्या होता है कि वो खाद भी बन जाता। तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। तो बिल्कुल सही सोचा है पहली ने कि जो पत्ते वगैरह होते हैं ना उनको जलाने से बेहतर है उनका आप खाद बना लो, खाद बना करके उसका आप यूज़ कर सकते हो, मैन्यूर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत ही एकदम सीरियस चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में आप जरूर एकदम डिटेल से पढ़ना, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और ये हमारे डेली लाइफ के लिए भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाटर पॉल्यूशन में पहुँचते हैं। ये भी बहुत ही एकदम खतरनाक चीज़ है। तो देखो वाटर पॉल्यूशन में व्हेन एवर harmful substance such as sewage, toxic chemical, silt etc. get mixed with water, the water become polluted। यानी जब ये सब गंदगियाँ मिल जाती हैं वाटर में तो वाटर क्या होता है, गंदा हो जाता है। The substance that pollute water are called water pollutant। तो जो सब्सटेंस वाटर को गंदा करता है उसको वाटर पोल्यूटेंट, जो एयर को गंदा करता है उसको एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, और कहाँ गया, तो हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, वाटर जो है वो कैसे गंदा हो रहा है उसके बारे में थोड़ा समझो। ये गंगा नदी जो है ना, हमारी गंगा रिवर जिसको हम गंगा माँ भी कहते हैं, ये देखो यहाँ से चलता है हमारे नॉर्थ साइड से, इधर से हिमालय नॉर्थ ईस्ट से आप कह सकते हो इसको, और नीचे जाकर के बे ऑफ बंगाल में ये खत्म होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अब क्या हो जा रहा है, पॉल्यूटेड हो जा रहा है। इसके बारे में भी आके आपको देखो यहाँ पर मैं रीड कर चुका हूँ, इसको आपको मैं समझा देता हूँ पहले कि गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इन डेंजर रिवर इन वर्ल्ड। जो गंगा है वो हमारे दुनिया में पूरी, यानी कि सबसे 10 जो मोस्ट इन डेंजर जो होते हैं ना, यानी कि जो इन डेंजर का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है ना, जो खत्म होने वाली है, खत्म यानी कि जैसे उसका यूज़ जो हम नहीं कर सकते, वहाँ पर अब जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो वहाँ नहीं रह सकते, तो उसको हम लोग इन डेंजर बोलते हैं रिवर, यानी इन डेंजर रिवर इन चीज़ों को बोला जाता है। तो गंगा जो है पूरी दुनिया में 10 में आ गई है, टॉप 10 में आ गई है इन डेंजर में। ठीक है, तो वी हैव रीच दिस स्टेज बिकॉज द टाउन एंड सिटीज़ through which the river flow through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river।
यानी ये हो क्यों रहा है, ऐसे गंगा क्यों जा रहा है, इतनी साफ नदी उसके बाद भी। तो ये उसका मेन रीज़न है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर उसमें ना बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाया जा रहा है, यानी कि कचरा फेंका जा रहा है। तो अनट्रीटेड सेवेज के बारे में भी आगे समझोगे आप कि जो फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी होती है ना, उसको यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके अलावा डेड बॉडीज़ जो होते हैं वो फेंक दिया जा रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है गंगा रिवर अब गंदा हो जा रहा है। इन फैक्ट द रिवर इज़ डेड, जो रिवर है क्या हो जा रहा है, डेड हो जा रहा है। अब आप बोलोगे रिवर कैसे डेड होता है, सर रिवर को मरने का मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि एट मैनी प्लेसेस वेयर द पॉल्यूशन लेवल आर सो हाई दैट एक्वेटिक लीव कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है ना रिवर में, वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश वगैरह वो सर्वाइव नहीं कर पाते, रह नहीं पाते हैं, तो उस जगह को ही डेड बोला जाता है। तो गंगा धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, अब डेड हो जा रहा है कई जगह पर। तो प्लान टू सेव रिवर कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च इन 1985, यानी कि अब गवर्नमेंट जो है वो तो कुछ करेगा ही, अब गंगा इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है गंगा को। तो 1985 में एक गंगा एक्शन प्लान के नाम से एक प्लान बनाया गया था जिसमें गंगा को साफ करने के लिए काम किया जा रहा था। लेकिन पहले से ही इतना ज़्यादा ये गंदा हो चुका है कि अब इसको दोबारा से उस कंडीशन में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी जो हमारे मोदी जी हैं वो भी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नाम से NMCG के नाम से 2016 में एक मिशन स्टार्ट किए हैं जिसके थ्रू भी गंगा को साफ करना है। लेकिन वो भी उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मैं जहाँ तक मैंने न्यूज़ में देखा है वो भी काम उतना अच्छे से भी नहीं चल रहा है। तो ये सब कुछ काम है जो कि गंगा को साफ करने के लिए किए गए हैं। चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि गंगा इतना ज़्यादा गंदा कैसे हो रहा है। तो लेट अस टेक ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक सिटी है कानपुर, सब जानते हैं उसके बारे में, हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर, यानी कि वहाँ से गंगा वहाँ से गुजरती है, कानपुर से जो है ना गंगा वहाँ से क्या होती है, क्रॉस होती है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंगा जो है वो पॉल्यूटेड है। अब क्यों है, तो कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन यूपी। जो कानपुर है वो यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड टाउन में से एक है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल, है ना। इसमें देखो यहाँ पर ये बताया गया कि वही गंदगियाँ फेंकी जा रही हैं, है ना, और ये बहुत सारे पॉलीथीन वगैरह, मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैलाया जा रहा है। उससे हो क्या रहा है वो देखो कि कानपुर में अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल एंड दी फ्लो ऑफ रिवर इज स्लो, यानी कि गंगा के जो बाकी जगह पर जितना वाटर है ना उतना कानपुर उत्तर प्रदेश में, देखो यहीं पर है कानपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उतना गंगा में पानी नहीं बचा और यहाँ पर अब स्लो भी हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि गंदगी उसमें बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम अपने आप से पूछ सकते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिवर, यानी रिवर में पॉल्यूशन के लिए क्या क्या फैक्टर जो है वो जिम्मेदार हैं। तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा बहुत सारी फैक्टर्स के बारे में। फिर व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी, यानी जो गंगा पहले जैसे था, यानी कि पास्ट में जैसे था उस टाइप से दोबारा गंगा को बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एटसेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं फिश वगैरह है ना रिवर में, उसको ये सब गंदगी जो है वो कैसे इफेक्ट पहुंचा रहा है। ये भी आपको, ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि केमिकल जो रिलीज़ किया जाता है ना, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लीड हो गया, फ्लोराइड हो गया, तो विच लीड टू टॉक्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल, और ये सब जो चीज़ें हैं ये प्लांट्स के लिए और एनिमल के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। और इन्हीं चीज़ों को क्या किया जाता है पता है, नदियों में फेंक दिया जाता है फैक्ट्रीज़ के द्वारा। जो फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी ना, वो इन चीज़ों को निकाल करके अपने फैक्ट्री से जब काम हो जाता है तो फेंक देती है। और कहाँ फेंकती हैं, तो रिवर में फेंकती हैं, और रिवर से ये प्लांट्स हो गए या फिर जो एनिमल्स पी रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा वो जहरीला हो जाता है वो पानी। देखो वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। हमने चैप्टर 1 पे पढ़ा था एक बार कि क्या पढ़ा था वहाँ पर, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि कीड़ा मारने वाली दवा एक तरह से, हम जिसको मैंने आपको समझाया था कि जो बड़े बड़े फसल होते हैं ना बहुत ज़्यादा, वहाँ पर कीड़ा लगने लगता है फसल को, तो उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का, वीडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जिससे जो कीड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कीड़े वो है ना। उसके अलावा जो घास फूस होती है, जहरीली घास फूस जो बिना काम की उग जाती है, वो सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे क्रॉप को प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन क्या होता है कि ऑल दिस केमिकल डिसॉल्व इन वाटर एंड आर वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड, दे ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड टू पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। लेकिन ये जो पेस्टिसाइड और वीडिसाइड्स हैं अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो ये फिर पानी में मिल करके, यानी कि वही मिट्टी में पड़े रहते हैं, फिर पानी आता है तो मिट्टी के अंदर जा करके जो ग्राउंड का जो हमारा वाटर है ना, ग्राउंड के अंदर वाला वाटर, या फिर बह करके अगर नदियों में जा रहा है तो नदियों का वाटर, उसको ये क्या करती हैं, जहरीला बना देती हैं पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स। इसीलिए इसका ज़्यादा एक्स्ट्रा जो यूज़ है ना वो नहीं करना चाहिए। उसके आगे देखो, हैव यू सीन पॉन्ड विच लुक
ग्रीन फ्रॉम द डिस्टेंस बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ एल्गा ग्रोइंग इन दैम। यानी क्या आपने कभी ऐसा पॉइंट देखा है जो दूर से ग्रीन दिखता है, ऐसा तालाब? तो बहुत सारे हमने तालाब देखे हैं जो दूर से ग्रीन दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एल्गा हो जाता है। एल्गा क्या है? तो दिस इज कॉज बाई एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड। यानी कि जो फील्ड से, जो खेतों से जो केमिकल आते हैं ना, वो उसी की वजह से वहाँ पर उतना ज़्यादा एल्गा हो जाता है। उससे होता क्या है कि जो आता है केमिकल, तो वो केमिकल एक्ट करता है न्यूट्रिएंट की तरह फॉर एल्गा टू फ्लोरिश। यानी कि एल्गा को बढ़ने के लिए वो जो आ रहा है ना गंदगी केमिकल वाला, वो उसको बढ़ा देता है एल्गा को, ठीक है। और वन दिस एल्गा डाई, और जब वो एल्गा जो है वो मर जाती है, ग्रीन कलर की एल्गा, तो दे सर्व एज फूड ऑफ डीकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया। तो फिर उसको सड़ाने के लिए बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, और बैक्टीरिया उसको फिर सड़ाता है। जब ये प्रोसेस चल रहा है ना, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होता है, और जो पानी का ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है, और इस वजह से जो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो मारे जाते हैं। तो बहुत जगह देखना आप कि जो तालाबों में ना मछलियाँ मर जाती हैं, तो उसका मेन वजह यही है, ठीक है। इसको आप और डिटेल में रीड करना तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने बेसिक आपको समझा दिया। चलो आगे चलते हैं कि कोलेरा और टाइफाइड जॉन्डिस, ये सब जो मैंने बीमारियों का नाम लिखा है ना, ये गंदे पानी पीने से होता है। अगर आपके पास गंदा पानी चल रहा है ना, चल रहा है मतलब कि अगर आपको मिल रहा है गंदा पानी पीने के लिए, तो ये कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस यानी पीलिया, ये सब बीमारी आपको हो सकती है। डू यू नो हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी ए पॉल्यूटेंट। जो हॉट वाटर होता है वो भी पॉल्यूटेंट है। अब बोलोगे सर कि हॉट वाटर पॉल्यूटेंट कैसे है, हम लोग तो घर में गर्म पानी पीते हैं, तो वो वाला हॉट वाटर नहीं है। देखो क्या होता है ना कि दिस इज़ यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाज हैं या फिर पावर प्लांट है जहाँ बिजली उजली बनता है, तो इट इज़ रिलीज इनटू द रिवर, यानी वहाँ से बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो है रिवर में छोड़ दिया जाता है, तो इट रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी। इससे क्या होता है कि जो वाटर बॉडी है, रिवर वगैरह, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है उस पानी का, तो एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन इट। तो क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो गर्म पानी ज़्यादा गर्म पानी से आप नहा सकते हो क्या? नहीं नहा सकते। उसी तरीके से जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं ठंडे में, वो ज़्यादा गर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, वो सभी मारे जाते हैं। चलो अब आते हैं 18.8 में कि व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़, है ना, वाटर प्यूरिफाई। यानी कि जो पीने वाला पानी होता है, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं पीने वाले पानी को, ठीक है, साफ पानी को। तो पोर्टेबल वाटर क्या होता है और उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है पानी को, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो कुछ चीज़ें हैं कि पहली एक्सप्लेन दैट वाटर विच लुक क्लीन में स्टिल हैव डिसीज। यहाँ पर क्या है ना कि बूझो जो है वो बहुत उदास था, उसने पानी पी लिया, सोचा कि साफ पानी है, पी लिया, लेकिन बीमार हो गया। और वो बोला भी कि पानी तो एकदम साफ दिख रहा था, कोई स्मेल भी नहीं आ रहा उसमें से। तो पहले उसको समझाती है कि कई बार क्या होता है कि पानी जो होता है साफ दिखता है, लेकिन उसके अंदर एकदम बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हमको प्यूरीफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्यूरीफाई कैसे किया जाए, तो बॉइलिंग करके आप प्यूरीफाई कर सकते हो। उसी तरीके से देखो वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, यानी जो वाटर हम पी सकते हैं उसको ही पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। और जो दुनिया की 25% जो अभी आबादी है, पॉपुलेशन है ना, उसको पोर्टेबल वाटर नहीं मिल रहा है। यानी टोटल अगर 100% हमारा पॉल्यूशन है पूरी दुनिया में, तो उसमें से 25% ऐसे लोग हैं जिनको साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साफ़ करने के कुछ पानी को साफ़ करने के यहाँ पर दिया हुआ उपाय, जैसे कैंडल टाइप फिल्टर जो लगता है घर में, एक तो ये हो गया, दूसरा बॉइलिंग हो गया। तो बॉइलिंग से क्या होता है कि बॉइलिंग किल दी जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। मैं तो मेरे घर में बोल दूँ भैया कि बिना बॉइल किया हुआ पानी मैं नहीं पीऊँगा, और पानी आपको भी बॉइल करके ही पीना चाहिए। अगर फिल्टर लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बॉइलिंग जो है बेस्ट होता है। उसके अलावा क्लोरीनेशन एक होता है, ये क्या, इसमें क्या करते हैं ना कि जो टंकी वगैरह होती है ना पानी की, अगर कुआँ वगैरह, उसमें क्लोरीन की कुछ गोलियाँ डाल दी जाती हैं। क्लोरीन की गोलियाँ हो गई, क्लोरीन टैबलेट, या फिर ब्लीचिंग के पाउडर्स जो होते हैं वो डाल दिया जाता है। इससे जो होता है वहाँ पर जो उसकी बैक्टीरिया वगैरह है, जो गंदगी है, वो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे कई बार आपको टंकी वगैरह में जब पानी जब ये डाला जाता है ना, तो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इससे भी जो पानी है वो साफ़ हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन का टेबल, अगर मतलब पानी का अगर टंकी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर उसमें 2 टैबलेट डालने हैं, तो यानी कि 5-6 टैबलेट डाल दिए, तो उससे ज़्यादा आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसीलिए इसको मतलब एकदम सलाह लेकर के डालना चाहिए बड़ों से कि भैया इसको कितना, हम हमारे पास इतना बड़ा टंकी है पानी का, तो उसमें हम कितने टैबलेट डालें। तो ये सब चीज़ें थी जिससे हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए। जैसे ये तो हम लोग पीने लायक पानी बनाने के लिए, ये सब मैंने आपको उपाय बताया। अब हम लोग पानी को साफ़ रखने के लिए ना, वाटर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एट अवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कंटिन्यूसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। यानी अपने लेवल पे हम लोग को वाटर को वेस्ट होने से बचाना है।
कैसे बचाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि हो गया जिसका नल वाला भी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, नीचे आपको दिया हुआ है लास्ट में एकदम, यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये नल वाला एग्जांपल है, इसको मैं आपको लास्ट में दूंगा, छोड़ो अभी। तो यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, पहले तो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, RRR, ये ध्यान रखना कि पानी को यूज़ को जो है ना रिड्यूस करना है, बहुत ज़्यादा जो वेस्ट करते हैं पानी वो नहीं करना है, रीयूज़ यानी दोबारा से यूज़ करना है, और फिर जो गंदा पानी उसको रिसाइकल करना है, ठीक है। ये हमारा मंत्र होना चाहिए पानी का यूज़ करने टाइम, ये ध्यान रखना, ठीक। अब आगे चलते हैं कि वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल, जैसे देखो रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे वाटर जो हमने जैसे वेजिटेबल धोया, तो वेजिटेबल धो के उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, बहा देते हैं नाली में, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गार्डन में प्लांटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं अपने आसपास आप देखोगे ना, तो इसमें आप थोड़ा सा रीड भी करना, मैं थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जा रही है इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए थे कि आप अपने लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो जिससे जो होगा वाटर जो हमारा है ना वो बच सकता है, बहुत सारी चीज़। जैसे यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है, वाटर को साफ करने वाला प्लांट। चलो मैं आपको जो शुरू में बोल रहा था उस टाइम एग्जाम्पल पानी वाला वो आपको दे देता हूँ लास्ट एकदम है हमारा, कि वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब अपने टीथ को आप ब्रश करते हो तो लिविंग दी टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लीटर ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी होता है ना, नल को खोल करके ब्रश करते रहते हैं, उससे कई सारे लीटर यानी कि लगभग 5-6 लीटर जो पानी नॉर्मली खत्म हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता कितना पानी वेस्ट हो गया। और एक टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकेंड, यानी एक ऐसा नल जो 1 सेकेंड में 1 बूंद पानी गिराता है। देखते हो ना कई बार नल से टप टप छूते रहता है पानी, तो अगर 1 सेकेंड में 1 बूंद पानी गिरा रहा है तो वो few thousand लीटर ऑफ वाटर एवरी ईयर क्या करेगा, वेस्ट कर देगा। सोच लो अगर 1 सेकेंड में 1 बूंद पानी गिर रहा है तो 1 साल में ना वो कई थाउजेंड यानी कि लीटर वाटर वेस्ट हो जाता है वैसे में। तो वो सबको आपको ध्यान रखना, अगर स्कूल वगैरह में हो नल वगैरह आपको खुला दिख रहा है तो तुरंत जाकर के उसको बंद कर देना है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पर ये चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कराने की कोशिश करूँगा। बाकी आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा जहाँ पर हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया था तो वो भी आप जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।